गुड मॉर्निंग बच्चों। वंश एजुकेशन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आज आपको फिजिक्स का दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे, जिसमें मैं बताया था कल उस दिन कि अवतल और उत्तल बता दिया था। आज इसमें बताना था कि अवतल और उत्तल में होता क्या क्या है, जैसे कि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अगर देखा जाए जैसे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, ये सब आपको वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब आपको बताना इसमें है कि जैसे मैं बताया ना, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, अभिलंब क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, और कह सकते हैं कि फोकस दूरी क्या है। मतलब ये सब जानना है कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, मतलब कोई भी एक दर्पण हो जाए। अब इसमें ये बताना है कि ए पॉइंट इतना से ए पॉइंट क्या होता है इसमें, क्योंकि बिना इसके दर्पण हल ही नहीं कर पाएंगे। मिरर में जो मेरा मिरर होता है, मिरर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये जो हमारा है वक्रता त्रिज्या, ध्रुव हो गई, अभिलंब हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस, इन सबकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब देखिए जैसे अब इसमें चलेंगे, सबसे फर्स्ट देखेंगे कि हमारा होता क्या है। सबसे पहले पहले वक्रता त्रिज्या ही देख लें, पहली पॉइंट ही देख लिया जाए। देखिए पहली पॉइंट देखने के लिए सबसे फर्स्ट अगर हम कहते हैं पहला क्या बता रहे हैं, पहली पॉइंट, पहली पॉइंट देखिए वक्रता त्रिज्या। ध्यान, सबसे पहले मैं वक्रता त्रिज्या जानना है कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है। देखो वक्रता त्रिज्या क्या बता रहा है कि दर्पण जो होता है, मान लीजिए जैसे मेरे पास यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण हो जाए, यहाँ पर मान लिया हमारा क्या हो जाए, लंब उत्तल मुख, दोनों हो गया। एक मेरा क्लियर हो गया कि एक हमारा हो गया अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। क्लियर, ये दो पॉइंट हुई। अब हमसे बता रहा है किसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो मिरर बना है, या किसी किससे बना है, किसी गोलीय पृष्ठ से बनाया गया है। वह कह सकते हैं कि जो हमारा मिरर है वह किसी गोलीय पृष्ठ से मिलकर बनाया गया है। अब कह रहा है कि इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ देख ले ए पॉइंट, तो कह रहा है कि दर्पण के इस बिंदु से जहां पर परावर्तक होता है, उससे इस बिंदु तक को क्या कहा जाता है, सी, मतलब वक्रता केंद्र नाम है। तो मतलब पहली पॉइंट क्लियर हो सकती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या यह होती है कि दर्पण जिस गोली भाग का बना होता है, या दर्पण जिस खोखले गोले भाग से लिया गया होता है, उस भाग के त्रिज्या को या उस गोले के त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। मुझे ये वक्रता त्रिज्या की बात हो गई, जिसको कैपिटल आर से लिखा घर फिर। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो बता रहा है कि जिस खोखले गोले से दर्पण को लिया जाता हो, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसको आर से दिखाते हैं। अब अगली बात आ जाती है यहां से। अब कह रहा अगली बात यहां से देख लें कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या से जान ले वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिए, वो वक्रता केंद्र अगर यहीं से देखिए, वक्रता केंद्र। अब बता रहा है कि
जिस बिंदु से, ध्यान दीजिए, अब सही बता रहा है कि जिस बिंदु से दर्पण की त्रिज्या मानी जाती है, या फिर कह सकते हैं ऐसे ना कह के ऐसे कह सकते हैं कि गोली पृष्ठ के केंद्र गोली पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र था। जिस या ऐसे कह सकते हैं कि जिस खोखले गोले से या जिस खोखले गोले से दर्पण को लिया जाता है, जिस खोखले गोले से काट कर दर्पण को लिया जाता है, जैसे इस खोखले गोले से काट के अगर दर्पण को लिया गया है, तो जिस खोखले गोले से काट कर दर्पण को लिया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र है। क्लियर? मतलब कह सकते हैं कि जिस खोखले गोले से काट कर दर्पण को लिया जाता है या दर्पण को बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र है। यह दूसरी पॉइंट हो गई। एक इसके लिए, एक अवतल के लिए। अब यही पॉइंट क्या होगी अगली में, अगर इसके लिए देखा जाए उत्तल के लिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि दर्पण गोलीय पृष्ठ से दो दर्पण बनते हैं, एक हमारा अवतल दर्पण बनता है और दूसरा हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि वक्रता केंद्र होता क्या है। वक्रता केंद्र होता क्या है कि जिस खोखले गोले से काट कर दर्पण को बनाया जाता है, जिस खोखले गोले को काट कर दर्पण को बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र। क्लियर है? तो पहला हम जाने कि वक्रता त्रिज्या क्या बताएं कि जिस खोखले गोले से दर्पण को बनाया जाता है जिस खोखले गोले से दर्पण को बनाया जाता है उसके उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब जिस खोखले गोले से दर्पण को बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब दूसरी बात आपको बताएं, वक्रता केंद्र क्या होता है कि जिस खोखले गोले से दर्पण, वही दोनों की सेम डिफिनेशन, जिस खोखले गोले से दर्पण को बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे और उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब तीसरी पॉइंट, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव ध्यान से देखिए, लेकिन हमें पढ़ना है दर्पण का ध्रुव, कह सकते हैं एक तरीके से पोल पढ़ना है। दर्पण का पोल क्या होता है, मुख्य बिंदु दर्पण की क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु से, ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु पर दर्पण को दो भागों में बांट दिया जाए, या कह सकते हैं वह बिंदु जो दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, या इसके कहने का तरीका अलग है। या तो हम इसे कह सकते हैं या अगले तरीके से कह सकते हैं कि दर्पण का वह बिंदु जिस बिंदु से क्या जाए, मुख्य अक्ष गुजरता हो। मतलब या तो हम कह सकते हैं कि वह बिंदु जो दर्पण को या परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे टी से दिखाया जाता। पहली तो इसे बात हो जाएगी कि इसमें क्या होता है कि ऐसी कोई बिंदु जो दर्पण को क्या करे, दो बराबर भागों में बांटे। अगर दर्पण को दो बराबर भागों में बांट दे रही है, अगर दर्पण को दो बराबर भागों में बांट दे रही है, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे किससे दिखाते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाया जाता है, पी से। फिर से ध्यान दीजिए, तो बताना क्या है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव होता है कि जिस बिंदु पर या जो बिंदु
दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, जो बिंदु दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर? या इसकी अलग तरीके से डिफिनेशन है तो ऐसे कह सकते हैं कि वह बिंदु जिससे मुख्य अक्ष प्रवेश करे या वह बिंदु जिससे दर्पण पर मुख्य अक्ष गुजरे, उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये बिंदु क्या है? दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्लियर हो गया। कह सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ को ऐसी बिंदु या वह बिंदु जो परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, या ऐसी बिंदु जो दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे आपका जानना है, दर्पण का ध्रुव पढ़ लिए, और हमें जानना है मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हमें पढ़ना है कि अभी जाने थे कि इसके बाद क्या पढ़ना है? मुख्य अक्ष जानना है, अभिलंब जानना है, मुख्य फोकस जानना है, वक्रता केंद्र जान ही गए, वक्रता त्रिज्या ध्रुव जान ही गए। अब सबसे फर्स्ट में क्या करना है? मुख्य अक्ष देख लीजिए। देखिए, मुख्य अक्ष के लिए हम करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, सीधा से पहले देख ले इसका मुख्य अक्ष बनता है इसे। जैसे हमारे पास दो दर्पण हो गए, एक हमारे पास दो दर्पण हो गए, एक हमारा कैसा? अवतल दर्पण, दूसरा बना दीजिए। हमारे पास अगर कोई दूसरा दर्पण हो जाए तो ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। आपको बताया गया उत्तल और अवतल में क्या होता है। उत्तल में अंदर से पॉलिश होता है और अवतल में क्या होता है? उभरे हुए, मतलब बाहर से पॉलिश होती है। ध्यान दो। और हमारा कह रहा है कि मुख्य अक्ष में बताना है। हमें पता है कि ये पॉइंट क्या होती है? दर्पण का ध्रुव होता है P। यहाँ पर भी ये पॉइंट क्या है? दर्पण का ध्रुव। जो दर्पण का क्या होता है? मध्य बिंदु, जहां से दर्पण क्या होता है? दोनों साइड बराबर होता है। अब हमसे बता रहा है कि हमें करना क्या है? दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मुख्य अक्ष जानना है। मुख्य अक्ष जो है, ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यही बताया गया आपसे। तो अब हमसे इसमें बता रहा है कि वह रेखा, कह सकते हैं वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती है या उससे मिलाते हुए जाती है। ध्यान रखिएगा, कह रहा वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलाती हुई अनंत तक जाए, या कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से प्रवेश करते हुए दर्पण के पास, दर्पण के पीछे चली जाए। तो कह सकते हैं वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पीछे या दर्पण के पीछे अनंत तक चली जाए, वह रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर? प्लीज, इसको कहने का कई तरीका है, या ऐसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह रेखा जो दर्पण के मुख्य अक्ष से होते जाए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वह रेखा जो दर्पण को पूरी तरह से विभाजित करते हुए जाए, दो बराबर भागों में बांटती हुई जाए। वह रेखा हो गई जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटती हुई जाए, उस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्लियर हुआ। मुख्य अक्ष में क्या होता है? कह सकते हैं कि वह रेखा, इसमें कहने का दो तीन तरीका, दो तीन तरीके से भी कह सकते हैं। या तो इसे कह सकते हैं कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और मुख्य, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाए, उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। या कह सकते हैं कि वह रेखा जो दर्पण को बराबर दो भागों में बांटती हुई निकल जाए, उसको क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। इतनी बात इसमें जानते रहिए। ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। फिर इसके बाद आपकी अगली पॉइंट जो थी, ध्यान दीजिए, अगली पॉइंट आपको क्या बताना? अभिलंब। क्या रखिएगा? अभिलंब बताना। क्योंकि ये हो गया त्रिज्या, हो गई ध्रुव, हो गया मुख्य अक्ष, हो गया वक्रता केंद्र की। अभिलंब मुख्य फोकस और फोकस दूरी, यही हमारी बच्ची, ध्यान रखिए।
अब चलिए देखिए, अब हमें पढ़ना है अभिलंब। अभिलंब ध्यान दीजिएगा। अब मिरर हमें दो पता है, हमारे पास दो मिरर है। एक हमारा मिरर क्या है, अवतल मिरर है, एक हमारा अवतल मिरर है, और दूसरा हमारा क्या है, उत्तल मिरर है। ध्यान रखिएगा, दो मिरर हमारे पास है, एक हमारा अवतल मिरर है, दूसरा हमारा क्या, उत्तल मिरर। एक ऐसा मिरर है, उत्तल मिरर है, उत्तल दर्पण है, क्योंकि आपको पता है इस दर्पण में दबे हुए भाग पर पॉलिश है तथा उभरा हुआ भाग पर और अवतल में आपको बताया गया है, अवतल में क्या होता है कि अवतल में उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, लेकिन दबा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। तो ये हमारा क्या है, अवतल मुख। क्लियर हुआ। अब अच्छा ये बताइए बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो कमजोर नहीं आप लोग हैं, कितना नहीं समझ में आया होगा। इतना तो आपका क्लियर हो गया है कि अभिलंब क्या था। अभिलंब तो मान लीजिए भी बताने जा रहे हैं, बाकी मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस भी नहीं बताएंगे। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, ये सब तो आप लोग बिना कहे जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर भी हो गया होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसे गर्मी हो रही है लग रही है। तो इतना तो बिना कहे क्लियर हो सकता है कि ए वाली जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, ए वाली ध्यान दीजिएगा, जो ए पॉइंट आपकी है कि वक्रता त्रिज्या हो गई, या फिर आपका वक्रता केंद्र हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, या फिर आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये सब तो बिना कहे आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे क्या। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो वीडियो फिर से जाकर वापस करके देखिए, फिर से देखिए कैसे नहीं क्लियर हो जाए। इतनी छोटी छोटी पॉइंट आप 10 में है भाई, हम लोग इतनी छोटी छोटी पॉइंट तो बहुत आसान है, तब चाहे तो तैयार कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखा करिए, और लास्ट में देखने के बाद लाइक भी कर दिया करिए, और जैसा वैसा बता दिया करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि हम हमें जो है साहस मिलता रहे। ध्यान रखिएगा, हमें एक उम्मीद मिलती रहे, हमें एक साहस मिलता रहे कि बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छा उनको लग रहा है, तो हम आगे और बढ़ते रहेंगे। ऐसा समझ में। तो इतनी पॉइंट तो हमें लग रहा है आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सब पॉइंट जिसमें आपको पहले से लेके जितनी पॉइंटें बताएं सब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलिए हमें अभिलंब देखना है। तो देखिए, इसके पहले अभिलंब बताने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये पॉइंट आपको पता है, ये जो पॉइंट है आपको पता है, यहाँ ये पॉइंट क्या आती है, जिसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, दर्पण का ध्रुव, क्या कहा जाता है, दर्पण का पोल। वही एक मध्य बिंदु जिधर से दर्पण दोनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये जो किरण है आपको पता है, मतलब ये रेखा, सॉरी, चलिए देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको क्लियर है, ये पॉइंट है। ये आपको ये भी बता दिया गया है कि अगर ये दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। दोनों साइड में बताया गया कि ये दोनों क्या है, मुख्य अक्ष। अब हमसे बता रहा है कि अभिलंब, अभिलंब हमें जानना है। अभिलंब के लिए अभी मैं पढ़ा सीधा कि वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सबको बताया गया है। यही क्या इसका है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बताया गया है कि जिस भूतले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र होता है, सीधी सी बात है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि यहाँ से अभिलंब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव को छोड़कर ये जो वक्रता केंद्र मतलब ए वाली जो बिंदु है, वह ध्रुव को छोड़कर दर्पण के परावर्तक पर कहीं मिले, मतलब चाहे यहाँ मिल जाए, चाहे यहाँ मिल जाए, चाहे इसी केंद्र से यहाँ मिल जाए, इस रेखा को क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलता है इसी को यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ में, यही बात, इसके लिए कुछ नहीं जानना है, मतलब सीधे कह सकते हैं कि दर्पण, या फिर कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर कोई रेखा मिलती है उसे अभिलंब कहा जाता है।
तो बताइए, चाहे इसके लिए ए हो गया, चाहे इसके लिए यहाँ से ए हो गया, ये क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब की बात क्लियर हो गई कि अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब आप कह सकते हैं, सीधी सी बात है। देखिए चैन को सबको निकालिए, इसके करिए। वैसे आपको तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यहाँ मेरा सी है तो अभिलंब क्या हो गया? अभिलंब सीधा कह सकते हैं एक वह रेखा जो क्या हो रही है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। तो अब आपका अभिलंब भी हो गया। अब आपको क्या बचा है? देखिए ध्यान दीजिए, ये मेरा ये भी हो गया, इनका भी काम खत्म हो गया। मुख्य अक्ष तो हो ही गए हैं। अब मेरा बचा मुख्य फोकस, यही वाली बात बची है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्या बचा है? मुख्य फोकस बचा। देखिए मुख्य फोकस के लिए हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट जैसे समझते रहिए। अब मुख्य फोकस के लिए हमें किया क्या जाएगा? जैसे हमारे पास चले आने हुए पढ़ क्या रहे हैं, अब हम मुख्य फोकस क्या पढ़ रहे हैं? मुख्य फोकस। देखिएगा एक एक पॉइंट मुख्य फोकस का आप समझते रहिएगा और देखते रहिएगा। आपसे बताना है कि जैसे हमारे पास ए क्या है, हम दोनों दर्पणों पर पढ़ते चल रहे हैं, अवतल भी पर भी पढ़ते चल रहे हैं और साथ में क्या चीज है? अवतल पर भी हम पढ़ रहे हैं और साथ में किस पर पढ़ रहे हैं? उत्तल पर भी पढ़ा। ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है? उत्तल। हो गया हमारा, ठीक है हमारा क्या? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमसे कह रहा है कि ए तो सब लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या है? पी है और यहाँ पर क्या है? सी। इधर भी अगर चलेंगे, अगर इधर भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर हमारा पी है और यहाँ पर हमारा सी है। मतलब ये दर्पण का ध्रुव और ये दर्पण का केंद्र है। ये अभी यहाँ पर दर्पण का ध्रुव और ये वक्र का केंद्र है। तो अब हम कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए इसका सीधा सनी होगी। इसको तो कई तरीके से कहा जाता है, लेकिन एक आपको प्रूव करके बताई जाएगी कि यहाँ कैसे बराबर होगा। लेकिन अभी के लिए इतना जाने कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण, ध्यान से पकड़िएगा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई, इधर जब भी किरण आएगी दर्पण के पीछे तो आएगी नहीं, इधर से आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद, दर्पण पर परावर्तन के बाद या परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हो, मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिले, फिर समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती, फिर से सुनिए, हमसे बता रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान रखिएगा, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस। जैसे ये देखो कि मान लीजिए कि परावर्तित होने के बाद यहां से आके निकल रही है ना, तो ये जिस बिंदु पर मिल रही है, ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु पर मिल रही है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस का। ये तो बताइए मिले कि नहीं? ये तो क्योंकि ऐसा दर्पण है, दर्पण के पीछे तो जाएगी नहीं। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो इसमें क्या होगी? इधर चली जाएगी। इसको यहाँ अगर लाएंगे तो प्रतीत करेंगे कि यहाँ से जा, थोड़ी डर डर करके जा रही है, ये यहाँ से जाते हुए क्या और निकल जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यही बात है। तो मतलब कह सकते हैं कि मुख्य फोकस हमारा क्या होता है कि किसी दर्पण पर या किसी अवतल दर्पण पर हो जाए या फिर उत्तल दर्पण पर हो जाए, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण या मुख्य अक्ष के समांतर की किरण परावर्तित होने के बाद, ध्यान रखिएगा, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिले। अच्छा ये बताइए, परावर्तित होने के बाद आके या तो मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, जरूरी ना है कि मिल करे, क्योंकि हम दो दर्पण गढ़ रहे हैं।
एक में मिलती है लेकिन एक में प्रतीत होती है, जरूरी थोड़ा नहीं कि दोनों मिल जाए। आए समझ में? तो मतलब इसमें क्या होगी? क्या था? अरे गधों इधर देखो, इसमें क्या होगी? इसमें जानते हो क्या देते कि इसमें आपसे बता रहा है कि इसमें मिलती हुई प्रतीत नहीं बल्कि मिल रही है खुद में, लेकिन यहाँ मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो मतलब यह बताया गया कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिले, मतलब कोई समांतर किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिले उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, बहुत बड़ी बात तो नहीं मुख्य फोकस के लिए। आइए, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दर्पण के लिए। अब बताइए, अच्छा यही तो बात है, देखिए क्या कर रहे नहीं क्या कह रहा, सीधे कह रहा मुख्य फोकस के लिए कि कोई क्या रहे, बताइए मुख्य फोकस के लिए आप सही बता रहे हैं। मुख्य फोकस के लिए कि कह रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण के जिस बिंदु से परावर्तित होकर आकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। जैसे ही देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चली है, मुख्य अक्ष के समांतर चली है, मुख्य अक्ष के समांतर चली है और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिले, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिले, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिल रही उसे क्या कहते? मुख्य फोकस कहा जाता। इतनी बात जाननी है, इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात आती है यही से क्या, अब बात आती है यही से मुख्य फोकस तो मुख्य फोकस तो फोकस दूरी क्या चलता है, फोकस दूरी क्या है? अब हमें फोकस दूरी बताना है, मतलब फोकल डिस्टेंस। अब एक बात मुझे बताइए कि आप पढ़े थे वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते? वक्रता त्रिज्या कहते। कहते कि नहीं कहते? इसे आपसे बता रहा है कि यहाँ से मतलब मुख्य फोकस से ए वाली दूरी, मतलब कह सकते हैं, याद रखिएगा तो इसे बना देते हैं। हाँ देखिए, जैसे एक हम बिंदु और बना दे, यहाँ पर हमारा क्या है? पी है और हमारा यहाँ पर क्या है? सी है। अभी हम बताएं, यही नियम सेम बताएं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस का है। कही बताया गया ना। अब बात आती है कि फोकस दूरी, तो कह रहा है कि ये जो है हमारा इस दूरी से इस दूरी, मतलब कह रहे हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक, मतलब हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बताइए, कह इतने सकते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फिर समझिए क्या कहे हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। कैसे समझिए, क्या देखेंगे? यही कहेंगे दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर अब आपसे कह दे कि दर्पण का फोकस दूरी क्या, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ध्यान रखिएगा। हम सीधे कहेंगे कि दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये भाई इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हो, बड़का वाले एफ से नहीं, इसको छोटका वाले एफ से प्रदर्शित करो, ध्यान दीजिए। वो तो सीधे कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। हुआ क्लियर? होगा क्या? दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। कौन से एफ से? स्मॉल एफ से। कौन से एफ से? छोटे वाले एफ से। क्लियर हो गया? अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब मेरा सब हो गया, क्योंकि हमें पता था वक्रता त्रिज्या बता ही दिए, ध्रुव बता ही दिए, अब विलंब बताया ही गया, विलंब भी बता दिया गया। इसके बाद क्या बताया गया बताइए? फिर इसके बाद आपको मुख्य अक्ष बताया गया, मुख्य अक्ष बताने के बाद मुख्य फोकस बताया गया, वक्रता केंद्र बताया गया और फोकस दूरी बताया गया। अब आपको क्लियर हो गया सर कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस, फोकस दूरी
मुख्य अक्ष सब आपको बता दिया गया। कुछ भी नहीं आपका छूटा है। कुछ लग रहा है छूटा? कुछ भी नहीं छूटा है। यहाँ तक आपका सब क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्लियर हो गया पूरा। इसमें आपको पहला जाने, दूसरा जाने, तीसरा जाने, चौथा जाने, प्लस सब जान गए। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट पड़े। कितनी पॉइंट पड़ी? 7 पॉइंट हम जाने। सातों पॉइंट फिर से एक बार देखिए। फिर से एक बार रिवीजन चलिए सातों पॉइंट पे। पहली पॉइंट अब हमें बस समझना है। पहली पॉइंट क्या बताया? वक्रता त्रिज्या। पहली पॉइंट क्या बताया? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी आपको बताया गया कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से ध्यान, या इसे बताया गया है वक्रता त्रिज्या के लिए आपसे कि गोलीय पृष्ठ, जिस गोलीय पृष्ठ से दर्पण को काटकर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को, जिस गोलीय पृष्ठ से दर्पण को काटकर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिस गोलीय पृष्ठ से दर्पण को काटकर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? याद रखिए। मतलब कह सकते हैं कि जिस त्रिज्या से या जिस गोलीय पृष्ठ से काटकर दर्पण को बनाया जाता है उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऑप्शन, उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर समझिए, उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहती है। हुआ? यही बात पहली थी। अब दूसरी आपसे देखिए क्या कहा गया। दूसरी आपसे कहा गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आपको बताया गया है, यही आपका वक्रता केंद्र, जहां आपको मैंने सीधा सा बताया गया था। देखिए बताया क्या गया था। आपसे बताया गया था कि ध्यान दीजिए, आपको यही बताया गया है कि वो जिस गोलीय पृष्ठ से काटकर दर्पण को बनाया जाता है, जिस गोलीय पृष्ठ से काटकर दर्पण को बनाया जाता है उसके केंद्र, ध्यान रखिएगा, जिस गोलीय पृष्ठ से काटकर दर्पण को बनाया जाता है उसके केंद्र को, ध्यान रखिए, फिर से, जिस गोलीय पृष्ठ से काट कर दर्पण को बनाया जाता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से समझिए, जिस गोलीय पृष्ठ के केंद्र से, जिस गोलीय पृष्ठ से काट कर दर्पण को बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हो गया? अब बात आपकी आएगी कि वक्रता केंद्र को किससे दिखाया जाता है? सी से। वक्रता केंद्र को किससे दिखाया जाता है? सी से। वक्रता केंद्र को किससे दिखाया जाता है? सी से। अब अगला आपका तीसरा था दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बताया गया कि वह मध्य बिंदु, या कह सकते हैं कि वह बिंदु जो दर्पण के या फिर जो परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में काटे। जैसे कोई एक बिंदु है जो दर्पण को किस भागों में बांट रही है, ध्यान रखिएगा, कोई कह रहा है बिंदु जो दर्पण को क्या करे, बराबर भागों में विभाजित करे। कोई बिंदु जो दर्पण को बराबर भागों में विभाजित कर दे रही है, जिधर से इधर का भी बराबर उधर का भी बराबर, मतलब कोई ऐसी बिंदु जो दर्पण को बराबर भागों में विभाजित कर रही है उसे क्या कहा जाता है? तो पानी घुमाओ। उसे क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव क्लियर हो गया। अब मैं बताया इसके लिए दो तीन कंडीशन है, ध्रुव के लिए एक कंडीशन थोड़ा नहीं है। अरे तरीका डिफिनेशन का, या तो ऐसे कह सकते हैं, अगर मुख्य अक्ष आप जान रहे हैं तो ऐसे कह दीजिए कि वह बिंदु जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है, मतलब किसी दर्पण पर वह बिंदु जिससे होकर मुख्य अक्ष से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। या तो ऐसे कह दे या फिर ऐसे कह दे कि वह बिंदु जो परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में बांटे, मतलब वह बिंदु, देखिए, वह बिंदु, वह बिंदु जो परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में बांटे उसे क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। मतलब वह बिंदु जो परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में विभाजित करते उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वही बात है। चलिए, चलिए आगे देख। अब हमें जानना है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष भी बता दिए। मुख्य अक्ष क्या होता है? कि वह रेखा, उसमें भी कई तरीका बताया गया। सीधे या तो कह सकते हैं कि वह रेखा
जो दर्पण को बराबर भागों में विभाजित करती हुई निकल जाए। वह रेखा जो दर्पण को बराबर भागों में विभाजित करती हुई निकल जाए। वह रेखा जो दर्पण को बराबर भागों में विभाजित करती हुई निकल जाए, उसे क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष। या इसे ना कह के इसे कह सकते हैं कि दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से मिला होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष भी क्लियर हो गया। मुख्य अक्ष क्या है? सब नोट करते जाइए। मुख्य अक्ष क्या है? सीधे हम कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आगे आपसे बताया गया इसके बाद वाली पॉइंट अभिलंब बताया गया। अभिलंब में क्या बताया गया? ध्यान रखिएगा। ये बताया गया कि वक्रता केंद्र से वह रेखा जो वक्रता केंद्र से दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान रखिएगा, ध्रुव को छोड़कर वक्रता केंद्र से दर्पण के जिस बिंदु पर मिल जाए, मान लीजिए चाहे यहाँ पे मिल जाए, चाहे यहाँ पे मिल जाए, चाहे यहाँ पे, चाहे जहां पे मिल जाए, मतलब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कहीं पर भी मिले, ध्रुव छोड़ के अगर कहीं पर भी जाकर मिल रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? अभिलंब कहा जाएगा। अभिलंब के लिए इतने बात है। फिर आपको आगे क्या बताया गया? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस आपको बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या हो? समांतर हो। ध्यान रखिएगा, से बता रहा है कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो समांतर होने पर वह परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिले, समांतर होने के बाद परावर्तित जब समांतर किरण जाकर दर्पण के पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होने के बाद दर्पण के जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिले, ध्यान रखिएगा, चाहे ए हो जाए, चाहे ए हो जाए, मतलब सीधे कह सकते हैं कि अगर कोई समांतर किरण है, अगर परावर्तित होने के बाद दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। उसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो मुख्य फोकस भी क्लियर हो गया। एक बात और जानते रहिए कि मुख्य फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर वक्रता त्रिज्या जैसे यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है तो मुख्य फोकस इसका क्या होगा? आधा होगा। ये आपको अगले क्लास से पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें बता देंगे, उसमें प्रूव करके दिखाएंगे। इसे नहीं बताएंगे किसी हवा में बता देंगे कि नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्योंकि सबको पता है कि यह बराबर होता है r/2, यही होता है। लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे कि ऐसे हमें इसे बता दिया, आप लोग भी कहे सर क्या बताएं, सर ऐसे आए, ऐसे देख के इसे बता के चले, ऐसा नहीं है। जब इसको बताएंगे तो इसको डायरेक्ट प्रूव करके लाएंगे कि आया कैसे है, क्या जो हम कह रहे हैं सही है कि बस ऐसे भागा रहे, ये बात आपको बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अगला क्लास है, इसके लिए अगले दिन बताते हैं। अब आपको जानते हैं इतना तो क्लियर हो गया, वो बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद आपको फोकस दूरी बताया गया। फोकस दूरी भी बताएं कि फोकस दूरी क्या होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी यही बताया गया कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे कौन से छोटके एफ से दिखाते? किससे दिखाते हैं? छोटके एफ से। इतने आपका ये, अब ये जो आपको बताना था कि दर्पण से संबंधित, यही जो आपका पहला था कि दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थी, जो सब जो थी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। परिभाषा ये आपकी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या थी, मतलब दर्पण में क्या क्या आते हैं, किनका क्या काम है, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब हमें आगे जानना है, अब जो अगला टॉपिक इसमें है, ये हमें पढ़ना है किरण आरेख का नियम। मतलब कह सकते हैं कि दर्पण पर, देखिएगा ना, कह सकते हैं हम दर्पण पर किरण आरेख का नियम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब आपकी अगली टॉपिक है, अगली है क्या है? दर्पण पर किरण आरेख का नियम। किरण आरेख का नियम का मतलब ये होता है कि जैसे अगर किसी वस्तु से कोई किरण निकल रही है, उसे कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, तो वह दर्पण पर कैसे कैसे मिलती है ये जानना है।
जैसे अगर कोई भी प्रकाश की किरण निकल रही है तो जा कैसे रही, दर्पण पर कैसे पड़ रही। देखिए इसके लिए तो मेरा मान लीजिए पहला क्या है, अब एक एक पॉइंट यही समझेंगे। पहली इसमें पॉइंट है कि किरण कहाँ है, मुख्य अक्ष के समांतर। पहली बात हो गई कि किरण कहाँ रहे, मुख्य अक्ष के समांतर होते जाए, ध्यान दीजिएगा। अब पहले किरण आरेख के नियम में हमें पहला नियम यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है बताइए, पहला नियम हमारा यही पढ़ना है। इसमें पहला नियम यही पढ़ना है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो चाहे अवतल दर्पण हो गया चाहे उत्तल दर्पण हो गया, दोनों पे कैसे मिलती है, पहली बात यही है ना। तो नहीं देखिए इसके लिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरु जी हमें कुछ नहीं बताए, हम आप बताइए। तो चलिए गुरु जी आपको बता रहे, बता कैसे रहे, ध्यान रखिएगा कि आपके पास दो मिरर ले लीजिए, एक साथ दोनों मिरर लेके चलिए, ध्यान रखिए कि दोनों की जरूरत पड़ सकती है आपको। तो मान लें हमारे पास एक मिरर ए है, आप लोग बता देख के इसको बताइए कैसा मिरर है, कौन सा मिरर है, ध्यान रखिए। तो कहेंगे गुरु जी एक ऐसा मिरर है अवतल मिरर है, कैसा अवतल दर्पण। क्या कहेंगे कि कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। हम पूछेंगे कैसे अवतल दर्पण है, तब सीधा से कहेंगे या इसलिए अवतल दर्पण है क्योंकि इसमें क्या है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश है तथा दबा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ। हम कहेंगे कि एक यहां से क्या ले ले चलिए, रेखा ले चलिए, किरण ले चलिए। अब आप कहेंगे कि सर जी ये क्या है, आपको पता है कि ये क्या होगा, बताएंगे ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ध्यान रखिएगा। ये आप क्या कहेंगे सर, ये मुख्य अक्ष है। जिस पर ये बताया गया है कि ये, और कहेंगे दर्पण के जिस बिंदु से होकर जा रहा है इसको क्या कहेंगे, ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब बात आ जाएगी कि ये तो ध्रुव हो गया, गुरु जी ए क्या है, ए आपका क्या है, सी है, जिसको क्या कहेंगे वह कहते हैं। और आपसे एक पॉइंट बताया गया है कि इनके और इनके मध्य में एक बिंदु होता है जिसको क्या कहते हैं, मुख्य प्रशस्त, ये हो। अब आप कहेंगे गुरु जी उसको बनाइए, उत्तल को बनाइए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले कुछ ऐसे बनाएंगे, बना लिए। बनाने के बाद इसमें हम अंदर से पॉलिश करेंगे। अब आप अंदर से पॉलिश करने पर ही समझ जाएंगे कि ये कैसा दर्पण है, ध्यान रखिएगा। जब आप अंदर से पॉलिश करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि सर ये कैसा मिरर है, ये उत्तल मिरर, कैसा उत्तल दर्पण, कैसा है ये उत्तल दर्पण, कैसा दर्पण है उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब बात आएगी कि अगर यह उत्तल दर्पण है तो इससे भी एक रेखा होके जाएगी जिसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ पर भी इसका ध्रुव हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसमें भी केंद्र होना चाहिए, हम कहेंगे हाँ इसमें भी होगा, यहाँ पर सी और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। क्लियर हो गया, एक आपका अवतल हो गया, एक आपका क्या हो गया, उत्तल हो गया। अब बात आएगी आगे आपसे, आगे जो बात है कि पहला क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब किरण हम कहां से लेके जाए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहां से लेके आए। एक मिनट, पी को यहाँ ना करें, पी को नीचे सीक्वेंस, किरण हम यहाँ पी कर दें, ध्रुव है, किरण हम कहां से लेके आए, मुख्य अक्ष के समान, क्या दूसरे मुख्य अक्ष को समांतर। तो ये यहाँ समांतर नहीं हो रही है, और ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे फर्स्ट आपसे बताया जा रहा है कि मैं भी बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। मतलब पहला नियम क्या हो गया कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से जाए, मुख्य फोकस से। यहाँ भी वही बात करेंगे कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से होकर जाए, मुख्य फोकस से। लेकिन ये बताइए दर्पण के पीछे पड़ रहा है मुख्य फोकस ना, अगर पीछे पड़ेगा तो बताइए यहाँ से जाएगी, कहेंगे नहीं गुरु जी जाएगी नहीं, बस ऐसे आभास हो जाएगी, हमें एहसास हो जाएगी कि नहीं कि जा रही हो। क्लियर, ठीक हो सही, क्या कहेंगे तो सर इसे वापस चले जाओ, है समझे किधर चाहिए। तो कहने का मतलब पहला आपसे क्या बताया गया है कि जब वस्तु कहाँ, जब
किरण कहाँ से जाए, मुख्य अक्ष के समांतर होके जाए। जब मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी, पहला किरण आरेख का यही नियम है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो या तो मुख्य फोकस पर मिलती है या मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस पर मिलने का प्रारूप या मिलना प्रतीत करती है, वास्तव में नहीं मिलती है। अब आप कहेंगे कि सर पहला तो क्लियर है, पहला आपको बहुत सीधी सी बात है, किरण आरेख में पहला ही बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर है। अब बताया गया कि ए हमारा अवतल है, अवतल पर भी समांतर बता दिए, अवतल पर भी समांतर बता दी, तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई। पहला क्या होता है कि अगर किरण कहाँ रहे, मुख्य अक्ष के समांतर से होकर जाए, क्या कह सकते हैं कि वस्तु से जो किरण निकल रही है और कहाँ से होके जाए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है तो कहाँ से जाएंगे, परावर्तन होने या परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से प्रतीत होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि सर या तो मुख्य फोकस पर जाएगी या मुख्य फोकस पर जाते हुए प्रतीत होगी। क्लियर होगा पहली बात। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट चलेंगे। दूसरा तो कहेंगे जब वस्तु कहाँ रहे या वस्तु ना डायरेक्ट आप क्लियर से कर देते कि जब किरण कहाँ से प्रवेश करे, वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, अच्छा ये ऐसे कह सकते हैं या ऐसे ना करके ऐसे कह सकते हैं कि जब किरण वक्रता केंद्र से प्रवेश करे या वक्रता के तुमने रीजन प्रवेश करे, ये भी आप कह सकते हैं। कहने का तरीका अलग है। मतलब इतने समझ लीजिए कि जैसे दूसरी बात क्या कह रहा है कि जैसे अगर हमारे पास एक अवतल हो गया, कहेंगे सर हाँ ये अवतल है, जैसे क्लियर हो गया कि एक हमारा क्या है, कहेंगे सर ये अवतल है, ये क्या है, अवतल है। फिर अगले पे चलेंगे, कहेंगे ये क्या है, हम कहेंगे ये हमारा क्या है, उदाहरण। हमारे पास दो दर्पण हुआ, एक हमारा क्या हो गया, इसका भी पी है, इसका भी पी है, मतलब जानते हैं इसका भी यहाँ सी है और इसका यहाँ है, इसका भी यहाँ सी है और यहाँ इसका क्या, क्लियर हुआ। अब दूसरी बात कहा गया है कि जब हमारी वस्तु कहाँ से, मतलब जो हमारी जो किरण है वह कहाँ से होकर जाए, वक्रता केंद्र से। तो गुरु जी कहेंगे कि वक्रता केंद्र से अगर होके जा रही तो अनंत पे नहीं होगी, वह मुख्य अक्ष पर हो सकता है, कहीं ना कहीं वस्तु मुख्य अक्ष पर हो। अगर कहीं ना कहीं वस्तु मुख्य अक्ष पर है तभी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो मान लीजिए जैसे हमारी वस्तु कहाँ पर है, कहेंगे सर हमारी वस्तु यहाँ पर, वस्तु की ये ऊंचाई दी है, मतलब वस्तु की तरीके, कहेंगे सर ये भी है, ठीक है। अब आपसे बता रहा है कि अगर यहाँ से किरण कैसे जाए, वक्रता केंद्र से प्रवेश करे, तो यहाँ से प्रवेश करने के बाद जब मिरर पर जाती है, जैसे मिरर पर मान लीजिए यहाँ से आई, हाँ वैसे मिरर पर से क्या हो जाती है, परावर्तित। मतलब यही नियम होता है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई वस्तु या कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो जैसे ही वक्रता को परावर्तित होती है तो जहां से आई थी वहीं क्या हो जाती, वापस लौट जाती। तो कहेंगे गुरु जी इसमें भी वही होगा, कहेंगे इसमें भी वही होगा। जैसे यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ ए और यहाँ बी, बात वही है कि कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी। कहेंगे गुरु जी यहाँ तक तो दिखेगी लेकिन यही के बाद क्या हो जाएगी, एहसास होगी। तो क्या है, जैसे ही ये यहाँ से जाएगी फिर ऐसे ही यहीं से क्या हो गई, वापस लौट जाएगी। मतलब कहेंगे कि सर जैसे ही यहाँ प्रवेश की थी वैसे ही क्या हो गई, वापस हो गई। तो अब आपको बताया गया पहली कंडीशन, पहली तो क्लियर है। दूसरी आपको क्या बताया गया है कि जब वस्तु कहाँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाए, वस्तु की किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाए। जब वस्तु की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो इसके लिए क्या बताया गया कि जैसे ही किरण आती है परावर्तित होने के बाद फिर वैसे सीधे क्या हो जाती है, लौट जाती है। जैसे ही किरण आती है परावर्तन होने के बाद फिर वैसे सीधे लौट जाती है। मतलब कह सकते हैं कि किरण जैसे आई परावर्तित होने के बाद वैसे लौटी, किरण जैसे आई परावर्तित होने के बाद
वही सेल होती, क्लियर। और यहाँ बता रहा है कि किरण जैसे यहाँ पहुंची, परावर्तित होने के बाद वैसे लौट गई और देख लिया गया कि यह कहाँ वक्रता केंद्र पर मिलने का एहसास करा रही, या कह सकते हैं कि यह वक्रता केंद्र पर आकर मिल रही है समझ में। ये तो दूसरी बात टॉपिक होगी। अब तीसरा हमसे कह रहा है, ध्यान रखिए, तीसरा आपसे कह रहा है कि अगर वस्तु पहले मतलब किरण पहले में कहां से जाए, जब किरण किससे प्रवेश करे, बताइए। मुख्य फोकस से प्रवेश करे, मुख्य फोकस से प्रवेश करे। अभी लास्ट टॉपिक है, देखिए किरण आलेख में तीसरी पॉइंट वो सबसे मुख्य पॉइंट है। अब जैसे जानते हैं आपसे क्या कह रहा है, ये पहले आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे दूसरा तक तो क्लियर हो गया, अब फिर हम वही बात करें कि एक हम क्या ले लें, अवतल ले लें। कहेंगे सर अवतल तो बनाना सीख गए, क्योंकि अवतल बनाना बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अगर सीधा सा गोली पृष्ठ काटे और जिसके एक साइड उभरे हुए भाग पर क्या कर दे, पॉलिश कर दे, और जिसको हम क्या बता दिए कि क्या हो गया, वो क्लियर। अब जाएंगे कि सर क्या करेंगे कि बता दीजिए कि उत्तर बना दीजिए। उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा से उसके अंदर दबे हुए भाग को क्या कर देंगे, पॉलिश। और जैसे ही दबे हुए भाग पर पॉलिश किए, क्लियर हो गया कि यह कैसा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण बनाए, उत्तल दर्पण। अब बात आएगी कि यहाँ से मुख्य अक्ष निकाल दें। जब यहाँ से मुख्य अक्ष निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से मुख्य अक्ष निकलेगा। जिस बिंदु पर मिल रहा है परावर्तक के P, जिस बिंदु पर मिल रहा है P, इस बिंदु पर C, इस बिंदु को M, यहाँ पर भी इसको केंद्र या C, इसको। अब कहेंगे सर अगर मान लीजिए कि वस्तु हमारी कहाँ से होकर जाए, तीसरा नियम यही था कि वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाए। अब कहेंगे सर यहाँ पर वस्तु बना ले A और यहाँ पर, अब बता रहा है कि यहाँ से जाए मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस से जाएगी, जैसे ही परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी तुरंत वहां से क्या हो जाएगी। अगला कह रहा है कि अगर किरण, ध्यान रखिएगा, अगर किरण मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्त दर्पण पर पड़ने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, समांतर हो जाती है। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। सीधी सी बात है कि मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यह बात यार भी चलिए, यहाँ क्या ले ले ए और यहाँ क्या ले ले बी, यहाँ क्या ए और यहाँ क्या ले ले बी। जैसे ही लेके आए मुख्य अक्ष तो सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर नहीं कर भाई, कहाँ मायने चला गया। देखिए कह रहा है जैसे ही अगर मुख्य फोकस कर लेते जाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से तो मिलती हुई पर लिंक होगी, तो लेकिन कह रहा है कि अभी यहाँ से नीचे समांतर है, जैसे ही इस रिश्ते आएगी यहीं से क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहने का एक मतलब है कि अगर किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, पहले में मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के क्या होती, समांतर होती। दो पॉइंट इसमें देखिएगा, आठवीं देखिए, आठवीं पर देखिए पॉइंट समझिए क्या कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, अगर किरण कहाँ है, मुख्य अक्ष के समांतर है, अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद कहां जाती है, मुख्य फोकस पर। और कह रहा है कि अगर पहले में किरण मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तन के बाद कहां पहुंचती है, समांतर होगा। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन देखा जाए, 8वीं और 10वीं देखा जाए तो दोनों में समांतर। समानता क्या है, समानता यही है कि एकदम विपरीत डायरेक्शन, समझेगा, अपोजिट है। अपोजिट ये है कि अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो क्या होता है, मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर है तो क्या होता है, मुख्य फोकस से जाती है। और जैसे ही कह रहा है आगे कि अगर पहले में मुख्य फोकस से जा रही है, अगर पहले में मुख्य फोकस से जा रही है तो यह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नहीं है। और इसमें एक बात आपको बताई गई है, ये वाली पॉइंट इसमें आपसे बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो जैसे ही जाती है वैसे ही वापस होती। कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र से जा रही है, जैसे ही जाती है वैसे ही वापस हो जाती। मतलब वक्रता केंद्र से अगर दर्पण पर प्रवेश कर रही है या दर्पण पर जाकर मिल रही है
तो मिलने के बाद क्या हो जाएगी, वापस हो जाती है। और कह रहा है कि चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों पर, अवतल पर भी वही बात है और उत्तल पर भी वही बात है। दोनों पर आपसे क्या कंडीशन बता रहा है कि अगर वक्रता केंद्र से है तो जैसे आई वैसे ही वापस हुई, जैसे ही आई वैसे ही वापस हुई। और फिर आपसे अगर बता रहा है कि अगर मुख्य फोकस पर है, मुख्य फोकस पर है तो समांतर हो गई, मुख्य फोकस पर है तो समांतर हो गई, मुख्य फोकस पर अगर है तो क्या हो गई, समांतर हो गई। मैं एक पॉइंट और आपसे कहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, पहले में अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस हो जाएगी। पहले में अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस पर जाएगी। अब बच्चों इतना तो आपका पूरा सब क्लियर हो इधर का। अब आपको पढ़ना है कि प्रतिबिंब का बनना, क्या पढ़ना है, अगले दिन यही आपका चलेगा, प्रतिबिंब का बनना। चल आपका ही पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब का बनना। जैसे अवतल पर क्या कंडीशन होती है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल पर क्या कंडीशन होती है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखें, मतलब आपको दो ही कंडीशन आप जानना है अगले दिन। तो दो कंडीशन में अवतल पर, अवतल पर 6 होती है, उत्तल पर 2। थोड़ा प्रतिबिंब बनने के कुल 8 नियम होते हैं दर्पण में। 6 अवतल पर होती है, 2 उत्तल पर, 6 अवतल पर 2 उत्तल पर, 6 अवतल पर 2 अगले दिन ही बताया जाएगा। बाकी आज तक का वीडियो ध्यान से देखिए और बढ़िया से उसको देखिए, बढ़िया से देखने के बाद उसका नोट्स भी बनाते चलिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं, अगर आप किसी दूसरे के पास शेयर करते हैं तो आपकी सहायता से वो भी देख लेगा और सबका बोर्ड का एग्जाम यहीं से होगा, ध्यान रखिएगा। और अभी आपको इतना बताने के बाद अभी इसमें न्यूमेरिकल चलेंगे, न्यूमेरिकल चलने के बाद आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें आपको OMR बेस पर मॉक टेस्ट होंगे। जैसे आपको बताया गया, सब लोग जानते हैं कि 10 में 20 नंबर क्या होते हैं, OMR होते हैं। 20 नंबर जो होते हैं OMR होते हैं। तो 20 नंबर पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OMR का टेस्ट देना पड़ेगा, जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपको बताए जाएंगे कि कैसे टेस्ट दिया जाएगा। है समझ में, जहाँ आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो इतना आप लोग ध्यान रखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी करिए कई लोगों के पास। बाकी बच्चों आप लोगों को कल सब बताओ, तुम बच्चों से बचा है, जब आपको सब्जेक्ट बनना सिखाइए। ठीक है सर, आज तक के लिए इतने क्लास, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।